Hello and welcome back to my channel. So आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से. जो भी नए लोग आए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ एक थम्स अप एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को. Okay, so let's continue with the question. Which of the following statements is true regarding muscle strengthening? So increase and decrease in, अगर हम कम या ज़्यादा करते हैं स्पीड को मूवमेंट में तो वो कंसेंट्रिक वर्क का प्रोग्रेशन है. और बी ऑप्शन है इंक्रीज इन स्पीड ऑफ मूवमेंट इज़ अ प्रोग्रेशन ऑफ इसेंट्रिक वर्क. अगर हम मूवमेंट में स्पीड तेज़ कर देते हैं तो वो इसेंट्रिक वर्क का प्रोग्रेशन है. नहीं. डिक्रीज इन स्पीड इज़ अ प्रोग्रेशन ऑफ स्टैटिक वर्क. नो, स्टैटिक वर्क में स्पीड डिक्रीज करना भी नहीं है. सो आंसर इज ए, इंक्रीज इन एंड डिक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ द progression is the progression of concentric work. Okay, next question 52. Frankel exercise are devised to improve coordination by use of slight sound and touch in case of ataxia due to स्लाइट साउंड एंड टच. ये सब क्या है? हमारे सेंसेशंस हैं. तो लॉस ऑफ काइनेस्थेटिक सेंसेशंस. वेरी सिंपल. प्रोग्रेशन ऑफ फ्रैंकल एक्सरसाइज इज मेड बाय अल्ट्रेशन ऑफ. फ्रैंकल एक्सरसाइज की प्रोग्रेशन हम कैसे करेंगे? तो हम ऑल्टर करेंगे स्पीड क्विक टू स्लो, रेंज वाइड टू स्मॉलर, क्विक टू स्लो, रेंज wide to smaller, complexity of the exercise, so all of the above. ये सारी चीज़ करेंगे वन बाय वन. फॉर द रिकवरिंग मसल्स, रिकवरिंग जो मसल्स हैं उनके लिए कंसेंट्रिक एक्सरसाइज गिवन फॉर बिफोर इसेंट्रिक. इसेंट्रिक एक्सरसाइज आर गिवन बिफोर कंसेंट्रिक. इसेंट्रिक पहले देंगे देंगे कंसेंट्रिक देंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एंड सही रहता है. PNF वॉज डेवलप्ड बाय KNK. हमेशा याद रखना PNF रिलेटेड विद KNK, दैट इज कैबेट एंड नॉट. ये आपको थोड़ा लर्न ही करना पड़ेगा. कैबेट एंड नॉट. ओके. Which of the following PNF techniques is used in cerebellar ataxia? सेरेब्रल अटैक्सिया में कौन सा हम PNF पैटर्न चूज़ करेंगे? सो इट इज़ रिदमिक स्टेबलाइजेशन. हम रिदमिक स्टेबलाइजेशन देंगे क्योंकि उसमें बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, ये सब इफ़ेक्ट होता है सेरेब्रल अटैक्सिया में. तो हम उसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करेंगे. सो वी विल गिव रिदमिक स्टेबलाइजेशन. ओके. Okay, next question is rhythmic initiation technique is helpful for. rhythmic initiation technique जो है वो किस चीज़ में हेल्प करती है? रिदमिकली इनिशिएट करना. तो वो हेल्प करते हैं पार्किंसन में, क्योंकि जो पार्किंसन का पेशेंट है उसको इनिशिएशन करने में कोई भी मूवमेंट बहुत प्रॉब्लम होती है. तो हम रिदमिक इनिशिएशन इन पार्किंसंस के पेशेंट में कराएंगे. ग्रूव इन PNF रेफर्स टू डायगोनल पैटर्न. सो इट इज़ अ डायगोनल पैटर्न ऑफ मूवमेंट. सो हमेशा याद रखना जो डायगोनल पैटर्न हैं उनको बोलेंगे ग्रूव. ओके. In PNF, elbow flexion is a component of. In PNF, elbow flexion is component of flexion, abduction, and external rotation. Flexion, adduction, and external rotation. Flexion, abduction, and internal rotation. So all of the above is the answer. PNF पैटर्न्स आप सभी ने पढ़े होंगे आई होप. D1 फ्लेक्शन, D2
फ्लेक्शन, D1 एक्सटेंशन, D2 एक्सटेंशन। नहीं पढ़े तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक टॉपिक लेके पढ़ा दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in PNF, knee flexion is a component of. In PNF, knee flexion is a component of flexion, adduction, and external rotation. So the answer is A, flexion, adduction, and external rotation. Okay, next is question number 61, which is not true for rhythmic stabilization. Rhythmic stabilization के लिए क्या सही नहीं है? क्या सच नहीं है? It develops co-contraction, manual resistance applied alternatively to opposite side only in closed kinematic chain CKC. And जो बाकी के क्वेश्चंस के, it develops stability, there should not be any relaxation phase between contraction. So rhythmic stabilization में हम क्या करते हैं, हम को कॉन्ट्रैक्शन देते हैं और स्टेबिलिटी के लिए ये होता है, और बीच में कोई रिलैक्सेशन फेज भी नहीं होता है. मैनुअल रेजिस्टेंस अप्लाइड अल्टरनेटिव टू अपोजिट साइड ओनली, नो, ओनली वन साइड ऑफ द मसल्स पे देते हैं, तो दोनों साइड पे नहीं देते हैं. ओके, सो चूज अ करेक्ट प्रोग्रेशन विद द ambulation by a pair of auxiliary crutches. So it is 3, 4 and 2. सबसे पहले नॉन वेट बेयरिंग, देन पार्शियल वेट बेयरिंग देते हैं. सो 3, 4, 2. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेयर क्लाइंबिंग विद अ पेयर ऑफ auxiliary crutches is, सो हमेशा याद रखना जब हम एम्बुलेट कर रहे हैं सीढ़ियों में और स्टेयर्स पर with auxiliary crutches, so always remember that good goes up. Okay, so good goes up means कि अच्छा पैर पहले जाएगा. ठीक है. So sound leg, then affected leg, फिर crutches आएंगे आपकी. Okay. Next question, elbow crutches are indicated for the persons with elbow crutches. किसको देंगे? Strong upper extremity and strong trunk. Strong upper extremity and weak trunks. Weak upper extremity, strong trunk. Upper extremities, weak and weak trunk. तो हम देंगे strong upper extremities with the strong trunk. आंसर नंबर ए, क्योंकि जिसका स्ट्रॉन्ग अपर एक्सट्रीमिटीज़ और स्ट्रॉन्ग ट्रंक होगा वही एक्सिलरी क्रचेस को संभाल पाएगा. ओके, अच्छे से. गटर क्रचेस आर इंडिकेटेड फॉर द पर्सन, उन पेशेंट्स के लिए गटर क्रच इंडिकेट करते हैं जिनका जो रिस्ट या फोर आर्म है वो वीक होता है और स्ट्रॉन्गर अपर एक्सट्रीमिटीज़ एंड ट्रंक होना चाहिए. सो आंसर इज strong upper extremities and strong but problems in hand, strong abilities in hand and weak trunk. नहीं, weak trunk नहीं होना चाहिए, strong trunk strong ही होना चाहिए. ये जो इन्होंने D दे रखा है वो D एक्चुअली इधर आएगा एंड ये पूरा एक ही पार्ट है ये, तो ये है आंसर. Persons with unilateral hip problem leans to the affected side and advised to use a walking stick on which side. तो हमेशा affected side से अपोजिट साउंड साइड्स जो कि साउंड साइड होता है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, सिक हो या केन हो. ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज द मेजरमेंट फॉर एक्सिलरी क्रचेस इज टेकन फ्रॉम. तो जो मेजरमेंट हम लेते हैं वो लेते हैं एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड से 20 सेंटीमीटर फॉरवर्ड एंड लेटरल टू द लिटिल टो.
वाइल सेंडिंग द स्टेयर द थेरेपिस्ट मस्ट स्टैंड, इसमें भी अब जो थेरेपिस्ट होगा ना वो हमेशा उसकी वीकर साइड पे खड़ा रहेगा और उसके सामने खड़ा रहेगा, ठीक है, ये पता होना चाहिए, ताकि जो अगर पेशेंट है वो अगर गिरे भी तो थेरेपिस्ट जो है उसके पास हो उस टाइम उसको पकड़ने के लिए, ठीक है, अगर वो स्टेयर्स पे गिर भी रहा है तो। ओके, Trendelenburg sign is said to be positive when sound side pelvis drop down when affecting on the while standing on the affected side, जब वो affected side पे person खड़ा रहेगा और जो उसका साउंड लेग होगा वो हवा में होगा, ठीक है, और इसका ड्रॉप कर जाएगा पेल्विस साउंड साइड का, तो ए है आंसर। थॉमस टेस्ट पोजीशन लिमिटेशन ऑफ हिप अडक्शन रेंज इंडिकेट्स शॉर्टनिंग ऑफ हिप अडक्शन रेंज कम हो रही है, तो टीएफएल की टाइटनेस की वजह से जो है वो हिप अडक्शन की रेंज कम हो रही है, टीएफएल। थॉमस टेस्ट पॉजिटिव इन लिमिटेशन ऑफ हिप इंटरनल रोटेशन रेंज इंडिकेट्स इलियोसवास की वजह से हो रहा है। मेनली जो थॉमस टेस्ट है, ठीक है, वो आपके हिप फ्लेक्सर्स की टाइटनेस को शो करता है, तो इलियोसवास इज वन ऑफ देम। Okay, next we will talk about sternocleidomastoid tightness is characterized by same side flexion and opposite side rotation, जो कि टॉर्टिकोलॉरिस में हमको देखने को मिलता है। ओबस्टेसिस जंस टू डिटेक्ट शॉर्टनेस ऑफ आईटी बैंड, सबको पता है, सबको पता होना चाहिए, ये टेस्ट बहुत कॉमनली यूज़ होता है। इसमें जो पर्सन है वो साइड लाइन में होता है और जो थेरेपिस्ट है वो पैसिवली पेशेंट का जो लेग है अफेक्टेड लेग उसको एक्सटेंड और एबडक्ट करता है, ठीक है, हल्का सा, तो और जब जब थेरेपिस्ट है वो पेशेंट का पैर जब छोड़ेगा तो जो उसका नी है वो अगर काउच से टच कर जाए तो दैट डिटेक्ट्स कि नॉर्मल है, और अगर नहीं टच कर पा रहा है तो दैट डिपिक्ट्स की टाइटनेस है, ठीक है, आईटी बैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिप abductors in grade 3 is tested for the gluteus minimus, it is tested in neutral position, whereas quadriceps for grade 2, quadriceps grade 2 को अगर हमें देखना है तो the subject should lay on the sound side, क्योंकि हमें ग्रेविटी एलिमिनेट करवा देनी है। ओके, सो क्वाड्रिसेप्स का फंक्शन क्या है? क्वाड्रिसेप्स का फंक्शन है एक्सटेंड करवाना, ठीक है, नी एक्सटेंड, तो नी एक्सटेंड हम करवाएंगे साइडलाइन पोजीशन में और साउंड साइड के ऊपर रहेंगे, अफेक्टेड साइड। ओके, ड्यूरिंग एल्बो फ्लेक्शन एंड सिटिंग, एल्बो फ्लेक्शन इन सिटिंग ट्राइसेप्स डज नॉट वर्क नहीं करता है, क्योंकि जब उस पर कोई लोड नहीं पड़ा है तो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है, ग्रेविटी बाइसेप्स पे एक्ट कर रही है और वो उसे कंसेक्टिकली मूव कराएगी उस टाइम एंड नॉट ट्राइसेप्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेग लोअरिंग फ्रॉम एक्सटेंडेड नी पोजीशन, लेग को लोअर करना एक्सटेंडेड नी पोजीशन से, सो क्वाड्रिसेप्स इसमें वर्क करेगा इसेंट्रिकली, लेग लोअरिंग फ्रॉम एक्सटेंडेड पोजीशन, एक्सटेंड हो रखा है नी और उसमें जो मसल है
मतलब जो लेग है वो एक्सटेंड नी पोजीशन से नीचे ला रहे हैं तो क्वाड्रिसेप्स इसेंट्रिकली वर्क करेगा। तो अगर समहाउ अगर थोड़ा सा भी बेंट है, ओके ओके वेट 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 वेट, वो नी एक्सटेंडेड है, ठीक है, नी फुली एक्सटेंडेड है एंड क्वाड्रिसेप्स दिस, ठीक है। तो और वो कह रहा है कि लेग को लोअर कर रहे हैं, ठीक है, लेग को लोअर मीन्स लेग को थोड़ा सा पीछे को कर रहे हैं, लेग लोअर कर रहे हैं। तो जो मसल है वो लेंथन होगी तो उसे वो इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ओके, सो quadriceps works eccentrically. Leg lowering against resistance from extended knee position, क्योंकि अब इसमें क्या होगा कि हमें पता है इसमें जो क्वाड्रिसेप्स है वो इसेंट्रिकली कर रही है। तो जो क्योंकि अब जो एंटागोनिस्ट है और अब ग्रेविटी भी लग रही है तो एंटागोनिस्ट फंक्शन में आएगा और जो हैमस्ट्रिंग है क्वाड्रिसेप्स का एंटागोनिस्ट वो कंसेंट्रिकली आपका वर्क करेगा। सो हैमस्ट्रिंग्स वर्क्स this concentrically, right? Okay, next is what should be the temperature of water in hydrotherapy unit. So water in hydrotherapy unit must be 27 to 35 degrees Celsius and not so much more. Okay, so it is these are the values, you must remember the values. Next question, in hydrotherapy the factors which can have an effect on heart rate are temperature of water, hydrostatic pressure of water. So water का temperature, yes, it affects, and hydrostatic pressure of the water also affects. So it is C both, because वाटर भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है। अगर वाटर गर्म है तो वैसे डायलेशन क्रिएट करवाता है, ठंडा है तो वैसे कंस्ट्रिक्शन। एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ वाटर अगर ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं वो वैसे कंस्ट्रिक्ट करेगा, और अगर प्रेशर कम है तो वैसे डायलेशन में ही हेल्प करेगा। फोर्स कम लगेगा ना, प्रेशर कम है, अगर फोर्स ज़्यादा है प्रेशर ज़्यादा होगा। ओके, सो दैट्स ऑल, एंड everybody please prepare well. Any doubts you can comment on the comment box, and if you like my video please like and subscribe the channel. That's all for today. बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू होंगे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग, जिस टाइम भी आप देख रहे हो। ओके देन, टेक केयर, बाय।